question of chapter 1 is the sociological imagination. The sociological imagination enables us to grasp history and biography and the relationship between the two in society. C.W. Mills explained. So basically, see, this is a statement which is given by C.W. Mills. यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये स्टेटमेंट किसकी है और किसने दी है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को ही आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है. क्या है इसका क्वेश्चन का मतलब? जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये जो टर्म है, सी इट इज दिस टर्म इज कॉइंड बाय सी राइट मिल्स. ओके, इन्होंने ही इसको कॉइन किया है इस टर्म को, ठीक है. लेट्स सी व्हाट डज द क्वेश्चन सेज. द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री. ये हमें हेल्प आउट करती है कि हम हिस्ट्री को ग्रास्प करें और बायोग्राफी को, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है सोसाइटी में, ठीक है. दैट इज द क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय सी राइट मिल्स. ओके, और अगर हम देखेंगे कि इस सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन. सी इट मीन्स द एबिलिटी, एक एबिलिटी होना, द एबिलिटी टू सी द impact of massive cultural and historical processes on our private lives, ठीक है. कि वो एबिलिटी टू सी द इम्पैक्ट, कि कैसे कल्चरल और हिस्टोरिकल प्रोसेसेस का हमारी प्राइवेट लाइफ्स पे कैसा असर पड़ता है, ठीक है. कल्चरल और हिस्टोरिकल प्रोसेसेस का इम्पैक्ट हमारी प्राइवेट लाइफ्स पे कैसा पड़ता है, ठीक है, कैसा इम्पैक्ट पड़ता है. ये है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब, ठीक है. देखो, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय C.W. मिल्स, एंड एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू मियरली डिफाइनिंग दिस सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. वो ये सिर्फ ये नहीं चाह रहा एग्जामिनर कि आप सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, बट दे आर आस्किंग वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कोर सोशोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स 3 आइडियाज, ठीक है. वो 3 आइडियाज़ को आपने बताना है. तो एग्जामिनर आपको उन 3 आइडियाज़ के बारे में भी पूछना चाहता है. सिर्फ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, आपको बताना है कि बायोग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, और फिर इन दोनों का आपस में, हिस्ट्री और बायोग्राफी का क्या रिलेशन है सोसाइटी में. तो एग्जामिनर आपसे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एज वेल एज ये 3 कोर आइडियाज़ को यहाँ पे देख रहा है कि आपको इनका आंसर पता है, कि आप समझ पा रहे हो इन सब चीज़ों से. ओके, C. Wright Mills said we should not see our problems as only personal. C. Wright Mills ने ये भी कहा है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक पर्सनल तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे सोसाइटी, हिस्ट्री और सोशल स्ट्रक्चर इन प्रॉब्लम्स को शेप करती है, ठीक है. दिस इज एन एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि C. Wright Mills का क्या नज़रिया था सोसाइटी को देखने का. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द आंसर. सी, जब मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखा है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आप स्ट्रेट अवे यहाँ से स्टार्ट करेंगे C. Wright Mills ने क्या कहा है. ओके, इस तरीके से मत लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है. ओके, now let us understand. C. Wright Mills introduced the concept of sociological imagination to highlight the distinctive perspective of sociology. एक सोशोलॉजी का एक डिस्टिंक्टिव, एक अलग पर्सपेक्टिव को वो हाईलाइट करना चाहते थे. उनके हिसाब से सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन बायोग्राफी एंड हिस्ट्री. देखो, ये मैंने हाईलाइट करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन, ठीक है. तो वो चाहता था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से हम, ठीक है, इंडिविजुअल्स का कनेक्शन समझ पाएँ कि उनका क्या कनेक्शन है बायोग्राफी और हिस्ट्री के बीच में. बायोग्राफी होता है पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस और हिस्ट्री होता है जो लार्जर सोशल फोर्सेस, ठीक है, विद इन अ गिवन सोसाइटी. यानी कि एक बहुत पर्सनल चीज़ की बात हो रही है और एक सोसाइटल लेवल की बात हो रही है, सोसाइटल लेवल या सोसाइटल फोर्सेस, ठीक है. It allows people to move beyond individualistic explanations.
आप अपनी एक्सप्लेनेशंस, इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस से बहुत आगे जा रहे हो इसमें, ठीक है, बियॉन्ड दैट, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लोकेट कर रहे हो विद इन ब्रॉडर सोशल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। और जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उनको किन चीज़ों में समझ रहे हो, आप उनको सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझना चाहते हो, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझना चाहते हो, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लाइफ कोर्स। ये एक इंसान की पर्सनल लाइफ कोर्स को बताती है, उनके एस्पिरेशंस, उनकी प्रॉब्लम्स, चॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस। हिस्ट्री जो है एक वाइडर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स की बात करता है वाइडर लेवल पर, ठीक है, जो शेप करती है सोसाइटी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ठीक है। मिल्स ने आर्ग्यू किया कि इंडिविजुअल्स ऑफन एक्सपीरियंस पर्सनल ट्रबल्स, कि जो इंसान है वो अक्सर पर्सनल ट्रबल्स को फेस करते हैं, लेकिन ये ट्रबल्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड एडिक्वेटली विदाउट एग्जामिनिंग द पब्लिक इशूज़ ऑफ सोसाइटी। जब हम कह रहे हैं कि एक इंसान पर्सनल ट्रबल को बहुत फेस कर रहा है, बहुत एक्सपीरियंस कर रहा है पर्सनल ट्रबल को, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इन ट्रबल्स को आप सिर्फ ऐसे नहीं समझोगे कि पर्सनल ट्रबल्स हैं, ठीक है। और पब्लिक इश्यूज जो है ना सोसाइटी के, पब्लिक इश्यूज ऑफ सोसाइटी, जब तक आप इन पब्लिक इश्यूज को अच्छे से समझ नहीं लो कि क्या क्या सोसाइटीज़ में पब्लिक इश्यूज चल रहे हैं, तब तक आप पर्सनल ट्रबल्स को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब तब तक आप इन पर्सनल ट्रबल्स को नहीं समझ पाओगे जब तक आपने अच्छे से एग्जामिन नहीं किया कि क्या पब्लिक इश्यूज हैं सोसाइटी के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज लिंकिंग पर्सनल ट्रबल टू पब्लिक इश्यूज। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन हेल्प्स डिस्टिंग्विश करने में, डिफ्रेंशिएट करने में हमें ये हेल्प करता है। कौन? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। कि पर्सनल ट्रबल्स ऑफ मिली, यानी कि एक होते हैं जो इंसान खुद प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पर्सनल लेवल पर, ठीक है। एक हो गई पब्लिक इश्यूज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सोसाइटल अरेंजमेंट्स में जो प्रॉब्लम है, यानी कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, लार्जर लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उन्हें हम पब्लिक इश्यूज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट में अपीयर एज एन इंडिविजुअल फेलियर, तो ये बायोग्राफी में आ जाएगा कि वो एक इंडिविजुअल का फेलियर है। बट वन अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स मिलियंस ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, कोई इकोनॉमिक रिसेशन या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, लेबर मार्केट के स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक हिस्ट्री के अंडर आ जाता है, एक हिस्ट्री बन जाती है, एक पब्लिक इशू बन जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी है समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को कि पब्लिक और पर्सनल के बीच का डिफरेंस, बायोग्राफी और हिस्ट्री का डिफरेंस, ठीक है। मैरिटल डिस्कॉर्ड और डाइवोर्स ऑफन सीन एज पर्सनल फेलियर। अगर आप डाइवोर्स देखोगे, मैरिटल डिस्कॉर्ड, तो वो एक पर्सनल फेलियर के तौर पे देखा जाएगा ना, लेकिन इट कैन बी लिंक टू चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड शिफ्टिंग जेंडर नॉर्म्स इन सोसाइटी। इन सब चीज़ों को ये कहीं ना कहीं सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि वुमेन की एम्प्लॉयमेंट और आप जेंडर नॉर्म सोसाइटी में एक तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। पहले पेट्रियार्की होती थी, ठीक है, तो अभी भी आप देखोगे कि कैसे ये पेट्रियार्की को लोग चैलेंज कर रहे हैं आज के ज़माने में भी, तो वो एक फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बन जाता है। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कनेक्ट्स प्राइवेट एक्सपीरियंसेस विद स्ट्रक्चरल फोर्सेस। जो सोसाइटी पे, जो भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जितनी भी फोर्सेस हैं, तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या कर रहा है? उन फोर्सेस को प्राइवेट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्राइवेट एक्सपीरियंसेस आ गए, और ये स्ट्रक्चरल फोर्सेस कह लो या सोसाइटल फोर्सेस कह लो, ठीक है, इनको कंबाइन कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इन सोशोलॉजी, क्या इंपॉर्टेंस रहती है? इट प्रिवेंट्स ब्लेमिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस्ड बाय सोसाइटी। जो भी सोसाइटी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है, आप उसको एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं कहते हो। तो जब आप उसको एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं कहते हो, बल्कि एक सोसाइटी की प्रॉब्लम कहते हो, तो आप किसी भी इंडिविजुअल्स को ब्लेम नहीं कर सकते। इट रिवील्स हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी और स्टेट शेप इंडिविजुअल लाइव्स, कि कैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक इंडिविजुअल की लाइफ्स को शेप करते हैं, और वो सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स को शेप करती हैं, मोल्ड करती हैं। इट इनेबल्स क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, पावर एंड सोशल चेंज। क्या करता है? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को इनेबल करता है, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी को आप समझते हो, पावर, सोशल चेंज, इन सब चीज़ों को बहुत गहराई में समझने लग जाते हो, ठीक है। थ्रू दिस लेंस सोशोलॉजी हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर पोजिशन। इंडिविजुअल अपनी पोजीशन समझने लग जाता है विद इन द लार्जर सोशल ऑर्डर। मेरी क्या पोजीशन है, कि इंसान की इस सोसाइटी की में क्या पोजीशन है, सोशल
सिस्टम में क्या उसकी पोजीशन है, सोशल ऑर्डर, लार्जर सोशल ऑर्डर में एक इंसान की क्या पोजीशन है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन as conceptualized by C. Wright Mills provides a powerful tool to understand the interplay between history and biography। तो हम हिस्ट्री और बायोग्राफी के बीच में एक इंटरप्ले देखते हैं कि आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। By linking personal experiences with broader social structures, it transforms individual troubles into sociological questions। तो जो भी हमारे जब हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिंक करते हैं ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ, तो बेसिकली वो जितनी भी इंडिविजुअल ट्रबल्स हैं ना, उनको सोशोलॉजिकल क्वेश्चंस में चेंज कर देता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ सोशियोलॉजी हैज़ emerged as a distinct discipline based on rationality and scientific temper। ठीक है, जब हम रैशनैलिटी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, रैशनल होकर सोचो, लॉजिकल होकर सोचो, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन एमर्ज हुआ, किसके बेसिस पर? रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर पर। साइंटिफिक टेम्पर होता है एक एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग, लेकिन ये साइंटिफिक टेम्पर थोड़ा सा इट इज़ बेस्ड, ठीक है, इट इज़ रूटेड या इट इज़ बेस्ड ऑन दिस एविडेंस, एम्पेरिसिज्म, एविडेंस, इन सब पे बेस्ड है, ठीक है। Now, what is the introduction? Sociology emerged as a distinct academic discipline in the 19th century। 19th century में हमें sociology एक academic discipline देखने को मिला। In response to rapid social transformations brought about by industrialization, urbanization, political revolutions in Europe। ठीक है, बहुत सारी rapid social transformations हुई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें देखने को मिली, उसने वो चेंजेस लाई। अर्बनाइजेशन ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कि बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट अब देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, वर्किंग ऑफ मशीन्स हो रहा है। अर्बनाइजेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन टू रूरल टू अर्बन प्लेसेस, ठीक है, रूरल टू अर्बन प्लेस मूव कर रहे हैं, तो वो अर्बनाइजेशन हो गया। एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस जो यूरोप में हो रही थी, तो इन सब चेंजेस की वजह से, इन सब रैपिड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से हमें एक डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन देखने को मिला। अनलाइक अर्लियर फिलोसफिकल और रिलीजियस अप्रोचेस ऑफ सोसाइटी, पहले क्या होता था सोसाइटी में, जब एक सोसाइटी को हमने देखना होता था कि सोसाइटी को समझना होता था, तो हम फिलोसफिकल या रिलीजियस अप्रोचेस के साथ आते थे। लेकिन सोशियोलॉजी वाज फाउंडेड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, सीकिंग सिस्टमैटिक एंड एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना। वो सोशल फिनोमिना को एक सिस्टमैटिक और एक एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहते थे, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। अगेन आप ऐसे बॉडी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए आंसर्स लिखने का। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, दैट इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग द आंसर्स, ओके। एंड यूजेज ऑफ दिस फ्लो चार्ट्स शुड बी देयर। फ्लो चार्ट्स आप यूज़ कर रहे हो। अभी जैसे आपने ये पॉइंट समझाए, आप इन पॉइंट्स को, जैसे ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं इसके? 4 पॉइंट्स हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी समझा सकते हो। इंटेलेक्चुअल शिफ्ट लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे तो जो इंटेलेक्चुअल शिफ्ट लिखा, एक पॉइंट समझाया और यहाँ उसको फर्दर पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट्स में, दैट हेल्प्स यू टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड देन यहाँ पे अगर आपने दूसरा पॉइंट लिखा है तो उसको नीचे फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, तो वो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लगता है, ठीक है। Don't write in paragraphs. This is just for your understanding that I'm writing like this, because beforehand only I have told you how to write answers. ठीक है, कोशिश करना to avoid writing in paragraphs. That becomes थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाता है to read those long paragraphs, और वो important points को उसमें से फिर figure out नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हाँ, कहीं पर लिखा होगा अपने छोटे छोटे 2-2 लाइन्स के पैराग्राफ जो होंगे, उनमें फिर आप अंडरलाइन कीजिएगा जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है। दैट इज़ द राइट वे टू एक्चुअली डू योर आंसर्स। नाउ द इंटेलेक्चुअल शिफ्ट टुवर्ड्स रैशनैलिटी, क्या कह रहा है ये? देखो, एनलाइटमेंट पीरियड जो था, इट एम्फसाइज रीजन लॉजिक एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, ठीक है। एनलाइटमेंट पीरियड जो है वो जाना ही जाता है रीजन, लॉजिक और क्रिटिकल इंक्वायरी से। और वो क्या चीज़ चैलेंज कर रहा है? हमारे ट्रेडिशनल और थ्योलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस जो सोशल लाइफ की हैं उनको चैलेंज कर रहा है। सोसाइटी बिगैन टू बी व्यूड एज गवर्न बाय सोशल लॉज सिमिलर टू नेचुरल लॉज। सोसाइटी कैसे देखी जाने लगी कि हाँ, सोसाइटी ना सोशल लॉज से गवर्न होती है, उनसे चलती है,
जो कि जैसे नेचुरल लॉज है, सिमिलर टू दैट अब सोसाइटी जो है इट स्टार्टेड टू बी गवर्नड एज social laws. Auguste Comte argued that human knowledge progresses from the theological and metaphysical stages to the positive stages. कि human ने progress किया है, human knowledge आगे बढ़ रही है. पहले वो theological और metaphysical stages पर थी, अब वो एक positive stage पर पहुंच चुकी है. human का knowledge, human की progress, ठीक है, जहाँ society को हम study कर सकते हैं scientifically. That this rational approach laid the foundation of sociology as autonomous discipline. और ये इस तरीके से autonomous discipline को इसने lead किया. एक foundation जो थी वो यही थी, ठीक है. adoption of scientific temper, scientific temper को adopt किया, ठीक है. Scientific temper in sociology refers to empirical observation, objectivity, systematic methods, वेरिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, ठीक है. साइंटिफिक टेम्पर में क्या समझते हो साइंटिफिक टेम्पर से? एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक मेथड्स, वेरिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स. देखो इमाइल डरकाइम ने इस्टेब्लिश किया सोशोलॉजी को एज अ साइंस बाय ट्रीटिंग सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स external and coercive to individuals. His study of society used statistical data to demonstrate social causation, reinforcing sociology's scientific character. वो sociology का एक scientific character को दर्शा रहा है, जैसे उसने society को यूज़ किया और उस society में उसने statistical data को यूज़ किया, ठीक है, and social facts को उसने चीज़ों की तरह ट्रीट किया है. ओके, फिर मैक्स वेबर ने फर्दर रिफाइन किया सोशोलॉजिकल मेथडोलॉजी को बाय इंट्रोड्यूसिंग आइडियल टाइप्स एंड एडवोकेटिंग वैल्यू न्यूट्रलिटी. आइडियल टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया और वैल्यू न्यूट्रलिटी को एडवोकेट किया, स्ट्रेंथनिंग एनालिटिकल रिगर वाइल रिकॉग्नाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है. मैक्स वेबर का और इमाइल डरकाइम का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. गो टू प्रीवियस लेक्चर्स, पहले पढ़ लीजिए, फिर आके आप आंसर्स देख सकते हैं. डिस्टिंक्शन फ्रॉम फिलोसफी एंड कॉमन सेंस और फिलोसफी से डिस्टिंक्शन देखने को मिली, ठीक है. तो सोशोलॉजी ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया कि मैं कॉमन सेंस नहीं हूँ, मैं फिलोसफी नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, ठीक है. फिलोसफी बाय मूविंग अवे फ्रॉम स्पेकुलेटिव रीजनिंग, रिलीजन बाय रिजेक्टिंग सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस. इन सब से अलग क्यों है? क्योंकि वो स्पेकुलेटिव रीजनिंग से दूर भागा, हट गया वहाँ से और अपनी साइंटिफिक थेरीज पर उसने फोकस किया. रिलीजन, उसने जितनी भी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन है उनको रिजेक्ट किया. कॉमन सेंस को उससे क्यों अलग है? क्योंकि उसने सिस्टमैटिक और क्रिटिकल एनालिसिस को अपने अंदर इंट्रोड्यूस किया. तो तभी सोशोलॉजी इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों को एम्प्लॉय कर रहा है, तब जाके वो सोशोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कहलाया जा रहा है. इट डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट मैटर. Social relationships, institutions, and structures, and employed specialized research methods such as surveys, comparative studies, and historical analysis. Okay, ये एक distinct subject matter की तरह हमें देखने को मिला, ठीक है. Social relationships, institutions, and structures, and employed specialized research को employ किया, जैसे कि research such as surveys, comparative historical analysis, relevance to modern society. The scientific and rational orientation enabled sociology to analyze social order. जो भी ये रैशनल और साइंटिफिक ओरिएंटेशन थी, इसने सोशोलॉजी को इनेबल किया कि वो एनालाइज करे सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को, सोशल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट को. देखो ये पॉइंट्स में दिए हैं, तो आपको भी इस तरीके से पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहिए. सोशल ऑर्डर, ठीक है, सोशल चेंज. तो ये एक रेलेवेंस मॉडर्न सोसाइटी को क्यों दिखाता है? क्योंकि सोशोलॉजी इन सब चीज़ों पे फोकस कर रही है. प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम मॉडर्निटी सच एज एलिनेशन, एनोमी एंड इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं, और इनसे जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, ठीक है. दस सोशोलॉजी बिकेम इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज़, ठीक है. एक सेकेंड, ये क्या हो गया? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस. ओके,
ओके, हमारा लास्ट का कंक्लूजन रहता था, लेट्स सी दैट। See, in sociology emerged as a distinct discipline through the application of rationality and scientific temper to the study of society. सोशोलॉजी एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन उभर कर निकला, कैसे? थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रैशनैलिटी को अप्लाई करके साइंटिफिक टेम्पर टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो स्टडी ऑफ सोसाइटी थी उसमें क्या चीज़ों को एम्प्लॉय किया है, किन चीज़ों को? रैशनैलिटी को और साइंटिफिक टेम्पर को। यही हमारा क्वेश्चन था और यही हम कंक्लूड करें कि हाँ, ये डिस्टिंक्ट जो डिसिप्लिन उभर कर आया वो इन सब चीज़ों की वजह से आया। रैशनैलिटी हो गया, साइंटिफिक टेम्पर हो गया। बाय एम्प्लॉइंग रीजन, एम्पिरिकल मेथड्स एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, इट मूव्ड बियॉन्ड फिलोसफिकल स्पेकुलेशन एंड मॉरल जजमेंट्स। ये बहुत आगे निकल चुका था इन सब चीज़ों से, जैसे कि फिलोसफिकल स्पेकुलेशन हो गया, मॉरल जजमेंट्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अपनी स्टडी में रीजन, एम्पिरिकल मेथड्स और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को एम्प्लॉय करने लगा। दिस साइंटिफिक ओरिएंटेशन अलाउड सोशियोलॉजी टू सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन सोशल रियलिटी, इस्टेब्लिशिंग इट एज एन इंडिपेंडेंट एंड रिग्रेस सोशल साइंस। ठीक है, ये जो साइंटिफिक ओरिएंटेशन थी इसने अलाउ किया कि सोशियोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिकली सोशल रियलिटी को एक्सप्लेन करे, इस्टेब्लिशिंग इट एज एन इंडिपेंडेंट एंड रिग्रेस सोशल साइंस। तो इस्टेब्लिश होती है ये एक इंडिपेंडेंट और रिग्रेस सोशल साइंस के तौर पर। So that's all for today. We have completed 2 questions of sociology PYQs of chapter 1. Thank you.